हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम अमाइन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस और सारा कुछ जो भी है, डायजोनियम साल्ट वगैरह आज सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूँ, है ना। अमाइन खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए सारे लेसन वाइज, सभी के एनसीईआरटी प्लस मेंस के प्लस एडवांस के लेसन वाइज हम लोग, मैं जो भी आपको रिवाइज करवाऊंगा। हमारे लगभग लेसन हो चुके हैं, जो एक दो लेसन बचे हैं उनको एक बार छोड़ दो, उनका पीरियोडिटी लेवल बहुत कम है, उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आता है, तो वो हम लास्ट में सिर्फ क्वेश्चंस देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी कर सकते हैं। उसकी ज्यादा टेंशन मत लेना, फिर भी कोई ऐसा लेसन लगता हो तो मुझे बता देना। हाँ, एक और बात भाई, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस जो हम कर रहे थे ना, रीएजेंट्स आते हैं जिसके अंदर बाद में हमने पैटर्न बदल दिया था, तो उसकी वजह से वो वाली फाइल मैंने उसी लेसन में एक लेक्चर लगा था उसका, उसी बिटली लिंक के अंदर, वहां पर उसका जो फोल्डर बना हुआ है उसके नाम का, वहां पर मैंने अपलोड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चेक इट, ओके ठीक है भाई। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। डायजोनियम साल्ट, हमने कल डायजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है ना। आज उसी डायजोनियम साल्ट को थोड़ा हम डिटेल में करने वाले हैं कि वो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम साल्ट। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है डायजोनियम साल्ट, है ना। डायजोनियम साल्ट क्या होता है, कल का रिवाइज डेफिनेटली कुछ बच्चों का तो रिवाइज भी हो गया होगा, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया तो दोबारा से बता देते हैं। बेंजीन है, बेंजीन के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन विद लोन पेयर, इसके पास नहीं है, सॉरी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है तो डेफिनेट है। अब ये क्या करता है, यहां से लोन पेयर को वापस ले लेगा, जिससे बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है बेंजीन पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनने वाला तो नहीं है, या फिर बनेगा तो बहुत बेसिक कंडीशन होगी, तो कोई नेगेटिव आयन आराम से इसके ऊपर आके चिपक सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका होता है उसके पास में, क्योंकि ये तो छीन रहा है इधर से, और फिर नेगेटिव आयन को यहाँ आने का मौका होता है। इसी वजह से या आप इसको रिएक्टिव इंटरमीडिएट कह सकते हो, कुछ नॉट ऑलवेज, क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, बट फिर भी हम इसे कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट के जैसा है। समझ रहे हो मेरी बात सभी? सर है ना। तो आप इसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट के जैसा समझ सकते हैं, या रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो नहीं कह सकते, इसे ऑब्वियस है। तो अब देखिए जरा, अब इसमें है क्या, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक रिएक्शन, सबसे पहले गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमियर रिएक्शन, मैं ये वाली रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, Cu2Cl2 प्लस HCl, मतलब सभी जगह क्लोरीन ही क्लोरीन है, ध्यान दे लेना। क्लोरीन डायरेक्टली इसके ऊपर चिपक जाएगा। Cl नेगेटिव होता है HCl में, ऑब्वियस है, Cl नेगेटिव अटैक करेगा और ये चिपक जाएगा। क्लियर है भाई? सर ठीक है। इसके अलावा Cu2Br HBr, ब्रोमीन नेगेटिव आएगा, यहां चिपक जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहें कि देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो आप लोग अपना दिमाग लगाना, बाद में बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद में यानी मुझे क्लोरीन चिपकाना है तो Cu2Cl2 और HCl लगाना पड़ेगा, Cu2Br2 ब्रोमीन चिपकाने के लिए प्लस HBr लगाना पड़ेगा, तो HBr से ब्रोमीन जाता है, याद रख लेना। फर्दर आता है CuCN प्लस HCN, तो यहाँ कॉपर साइनाइड, यहाँ कॉपर 1 पॉजिटिव में है, और यहाँ पर कॉपर कितना है भाई, यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव है ना सर। तो CuBr क्यों नहीं है, ये Cu2Br क्यों है, कोई बता सकता है? कौन सा वाला Cu2Br? सर कॉपर की वैलेंसी तो 2 होती है ना, CuBr2 है, नॉर्मली उसकी वैलेंसी 2 होती है ना। CuBr यहाँ 1 पॉजिटिव दिखा रहा है यार, ऐसा कैसे कह रहे हो? नॉर्मली वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। ये शायद मतलब शायद मॉलिक्यूल में इतना वेट होता होगा, एम्पेरिकली Cu-Br हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ और झोल झाल है सर। इसमें कुछ शायद पर मतलब कॉपर का बॉन्ड करके कुछ 2+ बना लेता होगा, 1+ तो अनस्टेबल होता है ना। हाँ, कुछ वैसा ही है। 2+ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ बता रहे हो, ठीक, छोड़ो, मैं बता देता हूँ यार क्या है। कॉपर में सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद में यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन है यार, तो ये क्या होगा, यही कह रहा था, यही कह रहे थे ना। हाँ बस वो कुछ वैसा ही, ये लो, तो ये 1 पॉजिटिव ही है कॉपर, यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, पहला तो ये झोल झाल था, चलो ये कोई बात नहीं, आ गया समझ। CuCN, कॉपर 1 पॉजिटिव, साइनाइड 1 नेगेटिव होता है, सेम चीज है ना HCN के साथ।
तो CN H के साथ CN लगा हुआ है, CN नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा भाई, यहाँ पर साइनाइड जुड़ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर ये ना इसका मैकेनिज्म हो चुका है, अगर Clear किसी को वहम हो तो मैं दोबारा बना के दिखा सकता हूँ, वैसे आनी जानी है नहीं इसमें कुछ, पर मैकेनिज्म हो चुका है, सीधी बात, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये मैकेनिज्म ही बता रहा था कि साइनाइड इस पे अटैक करेगा, बस इतना ही है, एक स्टेप में खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये तो थी सैंडमियर रिएक्शन, एक है गेटरमैन रिएक्शन। दोनों एक जैसी हैं, कुछ फर्क नहीं है। गेटरमैन कहता है क्यों कॉपर के साथ क्लोरीन को घिस रहे हो यार, या कॉपर के साथ ब्रोमीन को घिस रहे हो, कॉपर के साथ साइनाइड को घिस रहे हो, क्यों टेंशन लेनी है? सीधा कॉपर अकेला ही HCl के साथ, कॉपर अकेला ही HBr के साथ, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो आप। ये यही बोलता है, दैट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कॉपर का बॉन्ड क्लोरीन के साथ कोई जरूरी नहीं है, प्योर कॉपर यूज करो, प्योर कॉपर HBr और इसके अंदर। क्लियर है? सर ठीक है, सर सेम प्रोसेस है, HCl से ही क्लोरीन जाएगा, HBr से ही ब्रोमीन जाएगा और सीधा ये बनेगा। तो देखो कितना आसान है डाइजोनियम साल्ट से इसको बनाना, है ना? पहली बात तो ये है। अब बात करते हैं सैंडमियर और गेटरमैन, दोनों को क्लियर है ना? दोनों रिएक्शन सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि मतलब हम HBr से जब जा रहा है तो कॉपर के साथ ब्रोमीन या कॉपर के साथ क्लोरीन क्यों लगा रहे हैं? वो HCl में मतलब इसका डिसोसिएशन पहली ज्यादा में- बढ़ाने ऐसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये HCl का मतलब डिसोसिएशन तो HCl का बहुत होता है यार, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ से क्लोरीन जाएगा और फिर ये क्या करेगा, ये फिर से क्लोरीन इसको दे देगा, ऐसा मतलब ये क्लोरीन की अमाउंट अबंडेंस बढ़ा देता है, ये सिंपली ये कह सकते हैं। ठीक है, बट बाद में पता लगा कि कॉपर अकेला काफी है यार, HCl से ऐसा हो सकता है। जब कर ही ये रहा है तो क्यों टेंशन लेनी है, अकेला कॉपर डालो, कॉपर HCl ज्यादा डालना पड़ता होगा फिर? नहीं जब ऐसा मतलब वो पहले तो आप- अमाउंट आप- जितना क्लोरीन जाएगा उतना तो डालना ही पड़ेगा बेटा, है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से सैंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन को याद रख लेना, यहाँ पर इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये ऐसे ही डाल रखे हैं इन्होंने। तो पहले सैंडमियर था भाई रिएक्शन, ये वैलिड थी, बाद में गेटरमैन ने रिएक्शन ढूंढी। ठीक है, दोनों ही वैलिड है। अब बात डिपेंड करती है दोनों की यील्ड पर, कि दोनों में से जिसका यील्ड अच्छा है या जो कंडीशनें अच्छी हैं उसके अकॉर्डिंग जो डाल दो वो बेटर है ना? कॉपर प्योर इंपॉर्टेंट है या फिर कॉपर क्लोराइड के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड को ढूंढना या मिलना उसका शायद आसान हो सकता है ना? कॉपर अपने क्लोराइड फॉर्म में मिलता हो तो उसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। अगर कॉपर प्योर फॉर्म में मिलता आसान है, सस्ता पड़ता है, तो प्योर फॉर्म में यूज कर लो। ये उन चीजों पर डिपेंड करती है रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हम प्योर कॉपर क्यों नहीं यूज कर रहे सर, हो सकता है प्योर कॉपर भाई महंगा पड़ता हो, कॉपर क्लोराइड सस्ता हो। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी गेटरमैन और सैंडमियर रिएक्शन ये तो दोनों हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थी, इसमें कुछ आनी जानी है नहीं। अब आगे देखिए, यहीं पर अगर इसको पानी से रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पानी वाली, याद है? Yes, इसका sir. मैकेनिज्म Yes, sir. हीट सर, याद। करके। है ना? तो ये तो फिनॉल बन गया। इसकी इसी की रिएक्शन अगर KI से करवा दोगे, आयोडीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। जैसे हम लोग HCl से करवा रहे हैं, HBr से करवा रहे हैं, तो HI से क्यों ना करवाएं भाई? HI जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसलिए KI साल्ट से रिएक्शन करवाते हैं। ये क्लियर है? तो उसी तरह HF से क्यों नहीं ये करवा सब क्लियर सकते? है। HF तो और भी खतरनाक है बेटा। नहीं, खतरनाक तो नहीं है। HF में एक्चुअल में ना फ्लोरीन जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। रिएक्टिव है। फ्लोरीन नेगेटिव सर आयन, फ्लोरीन के लिए एक अलग रिएक्शन करनी पड़ती है ना? हाँ, FC फ्लोरीन नाम नेगेटिव आयन जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है साइज में, और वो किसी भी बॉन्ड के अंदर घुस जाता है, उसको तोड़ देता है जल्दी से। इसलिए फ्लोरीन को सीधा नहीं जोड़ा जा सकता। तो फ्लोरीन जोड़ने के लिए देखो क्या करते हैं, HbF4। ठीक है, बी बोरोन के लिए आता है, बोरोन की वैलेंसी होती है 3Bf3। क्लियर है सबको? अब Yes. अगर इसके अंदर फ्लोरीन नेगेटिव आयन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ये? क्योंकि बोरोन के पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एल्यूमिनियम फैमिली से ये बोरोन फैमिली, सॉरी एल्यूमिनियम भी यही होता है ना, AlCl3। पता होगा सबको? सर पता है। यस सर। है ना? तो ये क्या करेगा, बोरोन जो है फ्लोरीन 4 जोड़ लेगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करता है, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन को अपने एल्यूमिनियम अपने ऊपर जोड़ लेता है अपने साथ, तो AlCl4 और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आयन, ये ऐसा बन जाता है। क्लियर है ना बेटा? यस सर।
ठीक है। वैसे ही यहाँ बोरोन भी ऐसा ही करेगा, BF4 नेगेटिव बन गया। अब BF4 नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव आयन को जोड़ लेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम HF को ही जोड़ रहे हैं अगर ध्यान दो तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि HF के साथ में ये रिएक्शन जो है ड्रेजडिक हो सकती है, उधर से डायजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है, इधर से ब्रोमीन अटैक करने के लिए तैयार बैठा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम पहले डायजोनियम साल्ट में HBF4 डालते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। ये डालने पर क्या होगा, यहां से क्लोरीन हट जाएगा। क्लोरीन यहां से हटेगा तो क्या होने वाला है भाई, फ्लोरीन जुड़ेगा, BF4 नेगेटिव आयन, HCl। यहां पर क्या था, क्लोरीन था, उसके साथ H था, मान लो HCl यहां से रिमूव हो गया, सिंपली ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन को हटा के हमें फ्लोरीन को जोड़ना है, BF4 नेगेटिव, और जैसे ही इसे हीट करेंगे तो फ्लोरीन अपने आप पक्के तौर पर जुड़ जाएगा। और ये देखिए बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है इससे, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अगर इसको हीट करते हो तो बनेगा, ये बाल्ट स्कीमैन रिएक्शन हो जाती है। ये आपने शायद उसमें करी होगी, हेलो एल्केन वाले में करी थी? नहीं सर, नहीं करी, कोई बात नहीं। तो ये बाल्ट स्कीमैन रिएक्शन है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो अमाइन में आती हैं, वो हेलो एल्कीन अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन वाले लेसन में आ चुकी होती है। ये भी वन ऑफ द दैट है, तो आप नहीं किए कोई बात नहीं है। बाल्ट स्कीमैन रिएक्शन ये होती है। होता क्या है इसमें, बस हीट करना है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को। अब अगर इसी को हीट की जगह, नीचे देखो एक और चीज दिखा रही है, NO2 में जोड़ना हो इसको NO2 में कन्वर्ट करना हो, ये पूरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। NaNO2 कॉपर के साथ हीट करते हैं, NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करोगे NO2 बन जाएगा नाइट्रो। सर वो क्या लिखा है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर? क्या ऊपर वो जो लिखा है स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वो ब्लू का से? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा? सर ठीक है। अब जरा देखिए इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर जो ऊपर लिख रहे हैं ना, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर वाटर इनसोल्यूबल, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इसी के बारे में बोल रहे हैं ये। तो ये स्टेबल भी होता है। देखो डायाजोनियम साल्ट जो है हमें पता है क्या होता है, अनस्टेबल है, सर 0 से 5 डिग्री पर होता है। लेकिन जब हम बेंजीन डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट बना देते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हो जाता है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई सबको? कौन सी चीज रूम टेम्परेचर पर स्टेबल, यानी कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट जो है वो डायजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। इवन रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 25 डिग्री पर बेंजीन डायजोनियम साल्ट, जो डायजोनियम साल्ट होते हैं अकेले वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। वो 0 से 5 डिग्री पर स्टेबल होते हैं। और ये कितने पर स्टेबल हो रहा है, ये 25 सर पर। इस तरह तो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं नहीं? क्या, हाँ इसको स्टोर किया जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है, बट थोड़ा सा कूल रखना पड़ेगा, फ्रिज वगैरह में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको स्टोर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, ये तो बिल्कुल आइस में ही रखने वाली बात है, 0 से 5 के बीच, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, स्टेबल भी होता है और वाटर में इनसोल्यूबल भी है। देखो कहने को साल्ट है लेकिन यहाँ पर नीचे फ्लोरोबोरेट लिख रखा है, ठीक है, और इसका नाम साल्ट भी नहीं लिख रखा क्योंकि BF4 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कुछ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाटर क्यों नहीं तोड़ पाता, वट एवर द रीजंस आर, बट ये वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करते हो तो NO2 जुड़ेगा, अगर इसको डायरेक्ट हीट करते हो तो फ्लोरीन जुड़ेगा। आयोडीन के लिए Ki लगता है, वाटर सीधा OH बनाता है, और कॉपर HCl के साथ, कॉपर ब्रोमीन के साथ, ये सारे सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन करते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। अब दो रिएक्शन ये वाली रहेगी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल के साथ क्या होने वाला है, देखो भाई ये नाइट्रोजन यहां से उड़ जाएगा, बेंजीन बनेगा, प्लस में CH3CHO, CH3CHO, 2 कार्बन की चेन थी, अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करेगा और ये बन जाएगा। फर्दर अगर इसी को H3PO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी बेंजीन बनता है और H3PO3 बनेगा। ये बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, H3PO2 से रिएक्शन करवाएंगे H3PO3 बनेगा। कई बार ये पूछ लेते हैं पेपर में कि ये बाई प्रोडक्ट, ये वाला, कि जब हम H3PO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो H3PO3 बनता है, तो हमें लगता है 2 से 3 कैसे बन सकता है, तो हम इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, ठीक है। ये 2 से 3 बनता है। क्लियर है?
ये सारी रिएक्शनें एक ही जगह पर आ गई, बेंजीन की डायजोनियम की, जब 1 बाय 1 कर लो चाहे कैसे भी कर लो। अब आपको इनके रिएजेंट और सारा कुछ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आयोडीन जोड़नी है KI के साथ, वाटर जोड़ना है, वाटर जोड़ेंगे तो अल्कोहल जुड़ेगा, है ना। अगर क्लोरीन जोड़नी है HCl, ब्रोमीन जोड़नी है HBr, साइनाइड जोड़ना है HCN, ठीक है। गेटरमैन और वो सैंडमीर रिएक्शन है, दोनों की दोनों एक ही बात है। फ्लोरीन जोड़नी है HBF4 के साथ रिएक्शन करवा के हीट करेंगे। अगर NO2 बनाना है HBF4 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद में हीट तो करेंगे, लेकिन साथ में NaNO2 डाल के हीट करेंगे। कॉपर के साथ है, कॉपर नहीं भी लिखोगे तब भी NaNO2 इज द इंपॉर्टेंट रिएजेंट। क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते डायजोनियम सॉल्ट से? कार्बोनाइल कंपाउंड डायजोनियम से, कार्बोनाइल भाई बन तो रहा है सर अल्कोहल। अल्कोहल तो बन रहा है, कार्बोनाइल बेटा C डबल बॉन्ड O वाला, C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट इसके साथ जोड़ना हो तो। एल्डिहाइड बना तो है, एल्डिहाइड वो अलग बना ना, अरे बेंजीन के साथ में जोड़ना हो C डबल बॉन्ड O। प्रणव कह रहा है वो कुछ ऐसा कह रहा है, वो वाली चीज तो देखनी पड़ेगी सर। देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर और ये CH3 या कुछ भी लगाओ, ये चीज सर ये तो इसके लिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आ रहा है सर। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो हो ही सकती हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये वाली रिएक्शन इसके साथ तो डायजोनियम साल्ट के साथ में शायद नहीं होने वाली, क्योंकि नाइट्रोजन जो अपना असर भी दिखाता है, वो कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनने देगा शायद, है ना, बेंजीन का। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है सबको? अब आगे देखते हैं भाई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। अब वो रिएक्शन है जिसमें डायजो ग्रुप रिटेंट रहता है, मतलब वो टूटता नहीं है ना, वो कौन सी रिएक्शन है? तो देखिए जरा, डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन फिनोल से करवा दो, ठीक है। पीएच रखना है 10 से 11 के बीच में, तो ये एक ऑरेंज डाई बनेगी। कपड़ों के ऊपर जो डाई लगाई जाती है ना, जो कलर लगाए जाते हैं, वो यही होते हैं, कपड़ों के ऊपर कलर। हमारे जो कपड़े होते हैं, है ना, क्लॉथ्स जो हम डालते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये यूज की जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने टाइप की डाइज होती हैं पता है? मेरा एक फ्रेंड है, मैनेजर है वो वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, सर आपने बताया, है ना, वो उसने मेरे को बताया था, थोड़ा मुझे डाई से काम पड़ा था, तो उसने मेरे को थोड़ा सा बताया था, थोड़ा नॉलेज दिया था कि एसिडिक डाई, बेसिक डाई, ना, न्यूट्रल डाई, नेचुरल डाई और सिंथेटिक डाई। और नेचुरल में भी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होती है, सिंथेटिक में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होती है। तो ये वाली डाई कौन सी है आपके सामने जो ऑरेंज कलर की डाई बनी है, बताइए? सर एक पीएच वाली तो प्लीज। एसिडिक है, OH लगा हुआ है यार, क्या देख रहे हो आप लोग? एसिडिक डाई है ये, नहीं? हाँ सर ठीक है, यस। है ना, OH लगा है यार, कहाँ देख रहे हो आप लोग? पता नहीं, ये लो OH है, फिनोल, एसिडिक डाई। नीचे वाली बेसिक डाई है, NH2 लगा हुआ है। सर नीचे वाली भी, है ना, ये येलो डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है। तो किसी के ऑरेंज कलर के कपड़े हैं तो उसमें ये होता है, सोच लेना। तो यानी ये जो कलर होता है ना, अब एक कमाल की बात, ये जो कलर, सर येलो कलर के है। हाँ, येलो कलर की डाई भी है नीचे, ठीक है। देखो ऊपर सिर्फ फिनोल दो ही कलर की डाइज की प्रिपरेशन है, मतलब और बाकी की? अरे बहुत है कलर। फिर आप क्या अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सारी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो? बेटा केमिस्ट्री अनंत है, हर सब्जेक्ट अनंत है, ठीक है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। उसकी नॉलेज लेते जाओ लेते जाओ। एक टॉपिक के ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोग एक टॉपिक पर, ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा क्यूरियस होते हो, थोड़ा जानने के लिए कि सर इसका और भी बताइए। तो देखिए, जो चीज सिलेबस में नहीं है ना, उसकी तरफ देखना नहीं है, आंखें मीच लो अगर सच में कामयाब होना चाहते हो तो। वरना हम लोग जानना तो चाहेंगे, जानने के बाद उसको याद तो नहीं कर रख पाएंगे, उसका कोई काम भी नहीं आएगा, और वो पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, है ना। तो जो चीज है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, उसको ऐसा समझिए कि हमें इतना ही याद करना है, क्योंकि डाइज इतनी आसान भी नहीं है। ये तो सिंपल बताया है इन्होंने कि हल्का सा डायजोनियम साल्ट में एक टॉपिक आ गया कि भाई इससे भी डाई बनती है, एक दो डाइयां ऐसे भी हैं। अब इनके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं अलग अलग तरह से। इसके साथ में कोई और ग्रुप जोड़ दो, छोटा मोटा CH3 लगा दो, है ना, कहीं और कुछ और लगा दो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दो बेंजीन है, दोनों में कहीं पे कुछ लगा दो, उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर में फेड आ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ऐसे करके डाइज वर्क करती हैं, तो भाई उसकी टेंशन लेने का नहीं। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा एक ये ऑरेंज कलर की डाई है, फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर pH 5 से 6, ये तो रिएक्शन के लिए pH दे रखा है कि रिएक्शन इतने pH पर होती है, 5 से 6 या 10 से 11, है ना। एनालिन डालते हैं तो हमारे पास येलो कलर की डाई आती है, बस
यही सेम टू सेम है, बाकी कुछ है नहीं। क्लोरीन नेगेटिव और वाटर यहाँ से अलग हो रहा है। तो बेंजीन क्या बेटा, दोबारा बोलिए। गुड इवनिंग सर, आए थे मतलब। गुड इवनिंग अजय बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं भाई। तो ये समझ में आ गया होगा डाई कैसे है, क्या काम करती है। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो भाई इसका नाम जो है वो कपलिंग रिएक्शन, ESR बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेम वही होगा, कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग का मतलब क्या होता है, दो चीजें जो है वो आपस में जुड़कर, देखिए दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, कपल्स हो जाते हैं ना, तो वैसा कुछ ही कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म सेम टू सेम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। और OH ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इसलिए पैरा पे जुड़ेगा। NH2 भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए पैरा पर जुड़ेगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ऑर्थो की जगह पैरा पर जुड़ना उसको आसान लगेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो तो थी कपलिंग रिएक्शन। इसके अलावा देखिए एनिलीन लिया, ब्रोमीन CS2 और CCl4। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, दो सल्फर डाइसल्फाइड CS2 लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको लिक्विड बना के ही यूज किया जाता है ना, भले ये गैस हो। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों के दोनों होते हैं सोलवेंट। ध्यान देना, ये सोलवेंट्स हैं, इसलिए जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, इनको बार बार पढ़ोगे कि ये सोलवेंट है, ये सोलवेंट है, ये सोलवेंट है, तब आपको याद आएगा कि ये सोलवेंट है, ये अटैक नहीं करेंगे। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, ब्रोमिनेशन, बेंजीन में ब्रोमिनेशन, एनिलीन है, ऑर्थो पैरा सब जगह जोड़ देगा, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा सर, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, व्हाइट PPT देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहां से अपना एनिलीन के लिए भी एक टेस्ट की तरह से याद रख सकते हो, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन, और इसका टेस्ट की तरह से याद रख सकते हो। क्लियर है भाई सबको? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन के लिए हमेशा HNO3H2SO4 डालते हैं, तो HNO3H2SO4 ये बड़ा भाई जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। 2%, 47%, 51%। अब देखो क्या होता है, ये 2% है, हमें पता है ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। NO2 जुड़ेगा तो ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा, क्लियर है? यस सर। तो ऑर्थो पर जुड़ रहा है, पैरा पर भी जुड़ रहा है, लेकिन ऑर्थो पर तो बहुत कम जुड़ रहा है। क्यों? स्टेरिकली हिंडर्ड होता है ऑर्थो, ठीक है मान लिया। पैरा पर ज्यादा जुड़ रहा है, ठीक है ये भी मान लिया। मेटा पर क्यों जुड़ रहा है, कोई बता सकता है? नाइट्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। नाइट्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से शायद। इंडक्टिव नहीं, गलत हो आंसर। कोई और गैस लगाओ, सोचो। मेसोमेरिक। क्या बेटा? मेसोमेरिक। रेजोनेंस कारण है, मैं बता देता हूँ, रेजोनेंस कारण है, लेकिन वो रेजोनेंस की वजह से तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए ना, बट रेजोनेंस की वजह से ही मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाता है। शायद चार्ज ना बदलने के कारण NO2 आराम से एक एक करके बोलिए, सोचो। मतलब मेटा पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द रीजन। और बोलो, और बताओ। सर मेटा पे चार्ज नहीं है, मेटा मतलब जैसा था वैसा ही है, तो NO2 वहां पे भी अटैक कर सकता है। ना, ये रीजन नहीं है। मैं बता देता हूँ, फिर से सुन लो, फिर से ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर आंसर देखना, आपको आंसर आता है। जैसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, वैसे मेटा डायरेक्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हो जाता है, रेजोनेंस उल्टा चलता है इसमें। इसका कारण क्या है, सोचो, अब सोच सकते हो। सर नाइट्रोजन NH2 कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बाय NH2? क्या कोई रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है? सोचो, बिल्कुल सामने आंसर। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता। मेसोमेरिक HO के सर। अरे NH2 क्या होता है, दोबारा सोचो। अरे कोई और है सोचने वाला, या मैं ही बताऊं? सर रुक जाओ बस। हाँ ठीक है, तुक्के मुक्के लगाओ, मुझे लग रहा है आप आंसर दे। सर किसके बीच का रीजन बताना है एक बार। क्या? देखिए सर एक मिनट वो बताऊं, हाँ याद तो आ रहा है। रेजोनेंस आएगा ना तो इससे लोन पे आगे चल जाएंगे।
देखो रेजोनेंस लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑर्थो पर जुड़ेगा, रेजोनेंस लोन पेयर डोनेट करेगा तो पैरा पर जुड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेजोनेंस लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो मेटा पर जुड़ेगा। अब ये इसका क्या करूं कि ये एक्सेप्ट करने लग जाए, बस यही आंसर आपको देना है, इसका क्या करूं। NO3 सर के बेंजीन किसी और इलेक्ट्रॉन reagent विड्रॉइंग से ये react कर रिंग है ना, इसलिए SNO3 तो से एक एक करके बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोलो कोई तो, अब सब शांत हो गए। बताओ बताओ, कुछ ठीक बता रहे थे। प्लस आगे नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक कर दे तो फिर वो असेप्टिव हो सकता है ना। नाइट्रोजन के लोन पेयर पर कौन अटैक करे? सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक कर दे। हाँ कुछ कुछ नजदीक पहुंच रहे हो आप, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल वाली बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूर हो। चलो बता देता हूँ, बहुत हो गया। एल्यूमिनियम आयन बनेगा अगर तो हम वो दोनों, हाँ किस बच्चे ने बोला भाई ये दोनों के दोनों एसिड हैं? सर क्या करें? एल्यूमिनियम आयन बनेगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग होगा और वो इलेक्ट्रॉन हाँ यस, विड्रॉइंग इन अंशिका नेचर सही होगा। कह रही है। देखिए ये दोनों एसिड हैं और हमारा NH2 अमोनिया ये तो बेस होता है यार, लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इसके ये जो नाइट्रोजन है इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको? हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव आयन को, है ना। और ये इसको डोनेट कर देगा तो NH3 पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हालांकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा, NH3 पर पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बट खींचे तो गा ना, बहुत जबरदस्त लेवल पर खींचेगा, जिससे ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेटा अटैक होगा। यस क्लियर है? यस सर। समझ गए भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, सीधी सी बात है। इसी वजह से मैं इसको यहीं दिखा रहा हूं, ऐसा कैसे समझ लोगे, या फिर मैं इसको कुछ गड़बड़ करूं? सर समझ लेंगे सर। है ना, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ये हो जाता है, जिसकी वजह से मैं ये वाला लोन पेयर एसिड डोनेट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है भाई? अब ये रीजन याद रख लेना बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन है भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, सिंथेटिक इंपॉर्टेंस नाम की एक चीज होती है। सिंथेटिक इंपॉर्टेंस मतलब मुझे NO2 है, NO2 जोड़ना है, एनिलिन को खराब नहीं करना, NO2 को मेटा पर जोड़ना है, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, एक प्रोडक्ट चाहिए, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। ऐसे काफी सारी रिएक्शन और भी आएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है बस सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। CH3COCl विद पाइरिडाइन, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम पढ़ेंगे, जैसे एसिड वाला भी, एसिड अनहाइड्राइड वाले भी कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ये उनमें से एक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। क्या काम करेगा ये, कैसे काम करता है? देखिए मुझे एनिलिन है और मुझे जोड़ना है NO2, ओनली पैरा पर जोड़ना चाहता हूं। मुझे पता है एनिलिन क्या करेगा भाई, ये ऑर्थो पर भी जोड़ देगा और ये मेटा पर भी जोड़ देगा। ऑर्थो पर बहुत कम 2% जोड़ता है, मेटा पर भी ये 47% जोड़ता है और पैरा पर कितना 51% जोड़ता है। मुझे सिर्फ पैरा पर जोड़ना है। क्या करूं? इस ग्रुप को अगर मैं प्रोटेक्ट कर दूं, इस ग्रुप को ही खत्म कर दूं, क्या कर सकता हूं? CH3COCl, इसका अटैक करवा देता हूं। COCl C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा, C डबल बॉन्ड O पे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहां मैं उसको सर, दिखा भी देता हूं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl है। तो देखिए जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, यहां से क्लोरीन चला जाएगा। C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन पहले ऊपर जाएगा एक बॉन्ड, फिर वापस नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आएगा क्लोरीन इधर से निकल जाएगा, ये जुड़ गया, सीधा सिंपल। क्लियर है ना? अब ये ग्रुप प्रोटेक्टेड हो गया, मतलब अब ये अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये गया यहां और ये आया यहां। समझ में आ गया भी सबको? यस लोन पेयर ये डोनेट नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? अब ये लोन पेयर क्योंकि डोनेट नहीं कर सकता, तो HNO3 और H2SO4 को अगर मैं अब वो करवाता हूँ, ठीक है, रिएक्शन करवाता हूँ, तो हालांकि ये बड़ा ग्रुप हो गया, ऑर्थो पर तो नहीं जोड़ने वाला है ना, मेटा डायरेक्टिंग। अब क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप बैठा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? तो यहाँ पर ना ये फिर भी, क्योंकि ये इसके साथ एंगेज तो है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी इधर भी जोड़ता है, ठीक है, और इस तरह से हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो गया। एक मिनट रुके बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आया भाई सबको? इस तरह से ये प्रोटेक्ट हो गया और जैसे ही मैं इसे एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ ना, मेरा NH2 वापस आ गया। क्लियर है? यस सर।
है ना। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप टाइप का ही ग्रुप हो गया कि ये हमारे एनिलिन को प्रोटेक्ट कर रहा है NH2 को। मैं इसको पूरा हटा के और पहले NO2 जोड़ूं और NO2 जोड़ने के बाद फिर इसको यहाँ पर जोड़ूं, ये मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि NO2 जोड़ दिया तो NO2 क्या होता है भाई, मेटा डायरेक्टिंग होता है NO2 तो, है ना। तो ये अपनी ये यहाँ जोड़ देगा एनिलिन को, तो फिर से गड़बड़ आ जाएगी। तो मैं किसी भी तरह से किसी भी एक ग्रुप को जोड़ता हूँ, दूसरा ग्रुप जोड़ूंगा तो उसमें तकलीफ आने वाली है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए फिर हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं, क्योंकि ना तो ये NO2 पहले जुड़ सकता है, ना एनिलिन पहले जुड़ सकता है NH2। तो इसलिए हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं जो इनको आपस में बिहेव को करने को रोक देगा। दो बंदे आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे, बीच में हमने कोई और बंदा बिठा दिया जो उनकी लड़ाई को बंद करवा देता है। ठीक है, ऐसा ही चलता है हर जगह पर। एटम्स भी ऐसा बिहेव करते हैं। हम लोग भी एटम से मिलकर बने हैं, हम किसी और चीज से तो मिलकर बने नहीं है। हमारे अंदर सेंस पता नहीं कहाँ से आ गई, बस ये एक सेंस ही है जो हमारे अंदर एटम मॉलिक्यूल से ज्यादा है, बेटर है। वरना उनमें और हम में क्या फर्क है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में घूम रहे हैं, बस मॉलिक्यूल एक साथ चल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स भी मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लगातार चलते रहते हैं, है ना। एक सेंस को छोड़ के बाकी सब कुछ मॉलिक्यूलर ही है हमारे अंदर। याद रखना, भावनाएं जिसको बोलते हैं, याद रखना भावनाएं सर्वोपरि होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं होती हैं, ये भी याद रख लेना। बहुत से लोग धोखा देते हैं लाइफ में, वो भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। तो जो लोग सेंटिमेंटल हैं, थोड़े भावनात्मक हैं, वो अपने आप को बचा कर रखें। 3-4 साल में भी किसी पर विश्वास ना करें, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, आपके लिए बेटर होगा, है ना। चलिए, सैयद बोल रहा रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन नोट इज द आंसर, कि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं। ऐसी ऐसी सांस तो बहुत सारे चीजों में भी दिख जाएगी बेटा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, हम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन को ले रहा है तो वो सांस ले रहा है ना। हाँ अजय बेटा, कुछ क्वेश्चन है आपका? अब देखिए, अकेला H2SO4 से रिएक्शन करवाता हूं तो क्या करता है H2SO4, पहले तो इसके साथ H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, NH3 पॉजिटिव बना, HSO4 नेगेटिव इसके साथ चिपक जाएगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग हीट के बाद में देखो ये यहाँ जुड़ेगा पैरा पर, ये वैसे तो पैरा डायरेक्टिंग है, HSO3 पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पर जुड़ जाएगा और इसका H पॉजिटिव आयन यहाँ से उड़ेगा और यहाँ पर चिपक जाएगा और ये ज्विट्राइन बन जाएगा। ज्विट्राइन क्या होता है पता है भाई? ज्विट्राइन ये सिर्फ मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स में देखा था जब मैम पढ़ा रही थी तो। बिल्कुल आया होगा, ट्यूटर जैसा लग रहा है। बायोमोलिक्यूल्स में बिल्कुल होगा। ज्विट्राइन वो आयन होता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में साल्ट जैसी प्रॉपर्टी होती है, एक ही मॉलिक्यूल में कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव होता है। ज्विट्राइन भी वैसा ही है, कंप्लीट पॉजिटिव है कंप्लीट नेगेटिव है, दैट इज ज्विट्राइन, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में, है ना। NaCl भी तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, NaCl में क्या दोनों बताया सर, एक और बार बता आयन दीजिए, अलग अलग क्लास होते लीव हो हैं, गई थी। इसमें दोनों आयन एक मॉलिक्यूल के साथ एम्बेडेड है। क्लियर है ये बात? सर ये पैरा पे क्यों जुड़ा? पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा NH2, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग NH2, ठीक है। सर एक बार क्या बताया था वो बता सिंपली दीजिए। देखिए, नथिंग स्पेशल बेटा, बता देता हूँ दोबारा। देखिए सिंपली देखिए, NH2 है, H2SO4 है, HSO3 इसमें से जुड़ेगा, सीधा पैरा पर डायरेक्ट करेगा, बस HSO3। आप सिंपली ये बीच वाला स्टेप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा, बस बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तब ये ऐसा बनता है और ये H पॉजिटिव आयन यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव बन जाएगा और इसको हम ज्विट्राइन बोलते हैं। ज्विट्राइन वो आयन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आयन्स होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं थोड़ा एक दूसरे से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ज्विट्राइन। जनरली ज्विट्राइन जो है अल्फा क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन्स के ऊपर होता है। अल्फा होता है, बीटा कौन सा प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में? पता नहीं सर, पढ़ा नहीं है। पता है, बायोमोलिक्यूल्स पे गए नहीं है NH2 और बायोली नहीं है। अल्फा एमिनो एसिड्स, दीज आर प्रोटीन्स, अल्फा एमिनो एसिड्स। समझ में आया? जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर मतलब ग्रुप है, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा के ऊपर अगर NH2 हो, दैट इज कॉल्ड अल्फा एमिनो, और ये एसिड है अल्फा एमिनो एसिड। हमारे सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं और अल्फा एमिनो एसिड में देखो क्या होगा, ज्विट्राइन बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन चला जाएगा, ये बनेगा नेगेटिव और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अमोनिया एक अच्छा बेस है, ये एक अच्छा एसिड है,
तो ये भी ज्विटराइन बनाते हैं। क्लियर है भाई? सर इसमें भी तो एसिड था, इसमें इसने क्यों नहीं डोनेट किया H+ को, HSO4 माइनस क्यों जुड़ गया इसमें आके? किसमें किसमें? सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन, देखो इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, कंडीशनें बदल दी ना। सिंपल सिंपल करोगे तो वही होने वाला है कि ये H पॉजिटिव आयन यहाँ जुड़ जाएगा, बस यहाँ जुड़ा रहेगा। अब देखो सिंपल किया तो यही तो हुआ बेटा, जुड़ गया। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग हीट किया तो ये यहाँ से हट गया। अमोनिया ने अपना लोन पेयर भी सर्कल घुमाना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स गर्म होते हैं ना तो वो जल्दी जल्दी घूमते हैं, तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर को घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया ये। तो फिर क्या हुआ, H2SO4 का SO3H एक H जाने के बाद सल्फर जो है अटैक करता है पैरा पोजीशन पर, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पैरा पर उसे इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो पैरा पर ऐड हो गया। उसके बाद H तो जा ही चुका था इसका, है ना, HSO3 जुड़ा, वो H पॉजिटिव आयन फिर ऊपर जुड़ जाता है। समझ में आ गया? यस सर। है ना, कंडीशंस बदलने पर, सब कुछ कंडीशंस पर है बेटा। जनरली लोग देखना, याद रखना, लगभग मैं मानता हूं 20% लोग ऐसे होते हैं, मेरा मानना है खैर 20% ऐसे लोग होते हैं जो अगर आपकी सिचुएशन बदल जाती है, अगर आप मतलब बहुत अमीर से बहुत गरीब हो जाते हैं, ठीक है, तो 20% लोग आपका बिल्कुल साथ छोड़ देंगे, और 20% ऐसे होंगे जो आपको हमेशा बिल्कुल अपने साथ रखेंगे, ठीक है। 20%, इवन हो सकता है ये डाटा शायद 10% हो, 20 तो नहीं होगा, तो 10% बहुत आपके साथ रहेंगे, 10% आपका बिल्कुल साथ छोड़ देंगे, 80% आपके खिलाफ न्यूट्रल रहने वाले हैं, वो ना साथ देने वाले ना छोड़ने वाले, उनको आपसे कोई मतलब नहीं। 10% लोग ही अफेक्ट होते हैं, याद रख लेना आपसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, तो यहां पर एनालिन डज नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एनालिन नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखाता भाई, इसका रीजन देखिए जरा। एनालिन ये नहीं दिखाता, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या होता है, यहां पर NH2 है, प्लस में अगर C डबल बॉन्ड OCH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, बेंजीन के साथ में, यहां से बॉन्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी कि यहां जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, मैं इसको भी शो कर देता हूं, चलो बेंजीन को बेटरली शो कर देते हैं। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, है ना, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन होने क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां अटैक करने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता, याद रहेगा, ठीक है, ये नहीं होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं करेगा, दैट इज व्हाई फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन एनालिन में नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नाइट्रोबेंजीन, जिससे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की भी बहुत सारी रिएक्शन है, बट नॉट सो एज मच इंपॉर्टेंट एज डायजोनियम साल्ट। RGD का फेमस डायलॉग, अगर करना है तो दोस्त और दुश्मन की पहचान तो करो, दोनों को धनवान, करना है दोस्त और दुश्मन की पहचान तो करो, दोनों को धनवान। पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया अजय बेटा आपका डायलॉग। दोबारा बता सकते हो क्या है? शायद ये बोल रहा है कि दोस्त और दुश्मन तभी पता चलते हैं जब सब पैसे वाले हो, दोनों को धनवान, तभी वो अपना रंग दिखाते हैं सर। पैसा आने के बाद, देखो पैसा जस्ट ओनली नॉट पैसा, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, धनवान करो होगा शायद, पता नहीं कैसा, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, किसी की पहचान करनी ना बहुत आसान है। क्या? जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, आई एम योर टीचर, मैं आपके साथ कैसा बिहेव करता हूँ ये तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मैं आपके ऊपर आता हूँ, है ना, टीचर हूँ, आपसे पोस्ट मेरी ऊपर है। लेकिन जो आप लोग मेरे नीचे आ रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है, आप लोग, आपका लेवल लोअर है अभी मेरे से, आप बच्चे हैं, तो मैं आपसे कैसा बिहेव करता हूँ आपको मेरा बिहेव से बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा, अच्छा बुरा जो भी आपको अपने आप पता लग जाएगा। बातें करेंगे बच्चे आपस में, टीचर्स की बातें करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, है ना, नाम भी रख देते हैं उल्टे सीधे, हमें पता है। अब इसका रिवर्स जब होगा, जिस दिन आप ऊपर की पोस्ट पर कहीं बैठे होगे और मैं आपसे मिलने आऊंगा, उस दिन मुझे असली पता लगेगा कि आपका बिहेव कैसा है, आप कैसा बिहेव करते हैं, उस टाइम पे आप रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो मायने रखता है। हम आपके कभी बड़े थे तो वो उस दिन आपका बिहेव, उस दिन आप अगर ऐसा कहीं पहचानने से इनकार कर दें या पहचान भी ले लेकिन छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे क्यों टेंशन लेनी है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं।
पहचानते ही नहीं है, पहचान भी लेते हैं लेकिन मुंह साइड कर लेते हैं, है ना, कि हमें, और मैं अगर पहचान लूं तो भी कहेंगे नहीं हम तो नहीं जानते आपको, बात खत्म। ऐसा भी करने वाले लोग हैं। तब असली बिहेव पता लगता है जब आप ऊपर की सीट पर बैठे हो, असली इंसान का तब पता लगता है, असली परिस्थितियों में। बहुत से लोग असली परिस्थितियों में बदल जाते हैं, कुछ बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं असली परिस्थिति में, हम जिनको हमेशा से बुरा समझ लो, ऐसा भी होता है ना। चलिए चला इसको खत्म करते हैं। NO2 नाइट्रोबेंजीन है भाई, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस देखो, आयरन HCl के साथ या टिन HCl के साथ दोनों क्या करते हैं पता है, या पैलाडियम H2 के साथ में क्या करते हैं याद है? आयरन, टिन या जिंक रिडक्शन और HCl के साथ रिडक्शन करेंगे ये, ठीक है। तो ये भी है भाई साथ में, मैं ये भी लिख देता हूँ, Zn और HCl, ये रिडक्शन करवाते हैं, सीधी सी हाइड्रोजन डोनेट करवाएंगे और NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, पहला काम। जिंक प्लस NH4Cl, अगर जिंक के साथ NH4Cl हो, HCl नहीं, NH4Cl, तो भाई HCl और NH3 अमोनिया भी डाला गया, तो अमोनिया इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर NH बनेगा और ये OH बनेगा, NHOH। यानी इसको रिड्यूस तो करवा दिया इसने, बट रिड्यूस करवाने के बाद में OH भी इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब NHOH कहां से आया भाई, ये सॉल्यूशन में होगा ना, पानी होगा सोलवेंट, तो सोलवेंट पानी है तो वहां से OH आएगा, वाटर अटैक करेगा, H चला जाएगा, उसका भी चला जाएगा, ऐसा कुछ करके। आयरन अगर सीधा वाटर के साथ, सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं आयरन की, तो NO बनता है, NO2 से NO बनता है नाइट्रोबेंजीन से, सीधी रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी बट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ग्रुप वैसे तो डायजोनियम साल्ट में लगता होता है, याद है, NO पर पॉजिटिव था, है ना, तो डायजोनियम साल्ट ऐसा करता होता है, लेकिन अगर वाटर के साथ आयरन की रिएक्शन करवा दो तब भी बन जाता है। अब आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हुई और डायजोनियम नहीं बना, वो एक अलग चीज है ना। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोलिटिक H2SO4 के साथ में इलेक्ट्रोलिटिक अगर डिसोसिएशन करवाते हैं हम इसका, डाइल्यूट H2SO4 है तो अमोनिया बनेगा, एनिलिन, NO2 से वही रिडक्शन हो गई सीधा। कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो NHOH बनेगा, ये जिंक वाला काम हो जाएगा। और रीअरेंज अगर इसको फिर से, क्योंकि कंसंट्रेटेड रीअरेंजमेंट भी करवा सकता है, OH इस तरफ लग जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, बट यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकती है। क्लियर है? रिएक्शंस हैं, सीधी याद करनी है ना। राहुल कह रहा है कि सर बीच बीच में इमोशनल रिएक्शन पढ़ा देते हैं जरूरी है बेटा, वरना बोर हो जाओगे सिर्फ रिएक्शन सुन के, है ना, सिर्फ रिएक्शन। ये स्लाइड याद रख लेना भाई, इसमें कुछ ऐसी रिएक्शन है जो अलग है, लीग से हटकर है, सीधी सीधी नहीं है ना। चलिए दुनियादारी देखिए, हमारा ओवरऑल, अब ये लेसन खत्म है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। हमारा ओवरऑल पर्पज पता है क्या बेटा, आपको दुनियादारी सिखाना, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, आप दुनिया में खड़े भी हो सके। सिर्फ पढ़ाई से आप दुनिया के बीच में खड़े होने के लायक नहीं बन पाएंगे, है ना, तो बिहेव भी सीखना चाहिए। तो जो बातें हैं उनको याद रखिए, कहानियों के थ्रू इंसान को बहुत सारी चीजें याद रहती है, इसलिए मैं जनरली बच्चों को कहानियां भी सुना देता होता हूँ, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक चीज पूछनी है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी करा था ना सर, तो बोलो। इसमें हम जैसे बेंजीन है उसका फीडर क्राफ्ट क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीनेशन करा दे हम लोग, और फिर उसके बाद बेंजीन पे Cl आ गया, अब हम Cl को मतलब NH3 से रिप्लेस कर सकते हैं, NH3 से 2 से 3 मतलब NH2 से क्लोरीन को, इतना आसान नहीं है। क्लोरीन के साथ तो वैसे आपने एक रिएक्शन नहीं पढ़ी, आपने 10th लेसन में रिएक्शन पढ़ी होगी कि यहाँ पर नहीं, मतलब इसी में मतलब जैसे सबसे पहले जो था उसमें RCl को मतलब NH3 से रिप्लेस कर दिया। बताता हूँ, यहाँ से क्लोरीन को हटाना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करती है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन क्या होता है, मतलब s करेक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से क्लोरीन इसके ज्यादा पास में है, ठीक है, तो ये भी वजह है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे वाला होता है। तो ये 2-3 तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ से क्लोरीन को लेके जाना। फिर फिनॉक्साइड, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो भी हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्लोरीन को हटा के और नाइट्रोजन का NH3 का अटैक करवाना, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझ गए सर? मतलब मेरे दिमाग में ये पहली बार आया था, तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेता सर से। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मतलब ये रीजंस हैं 2-3 जिसकी वजह से हमें शुरू में आपको बताया होगा कि भाई इसके ऊपर ऐसा क्लोरीन को हटाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर आपने वो पढ़ा है पिक्रिक एसिड बनाते हैं, फिनॉल,
है ना। वो रिएक्शनें जो थी वो सब बाद में ड्रेजिडिक कंडीशंस में बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्रेजिडिक कंडीशंस में बनानी। सर अगर गर्म कर दे तो मतलब गर्म करने पर ठीक है हो जाएगा, लेकिन प्रेशर प्लस टेम्परेचर और यील्ड बहुत कम आएगा, क्योंकि और भी रिएक्शन, साइड रिएक्शन भी शुरू हो जाते हैं ज्यादा हीट करने पर, दूसरे लेवल की रिएक्शन भी तो शुरू हो सकती है ना। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं जरा। तो भाई देखिए, बेंजीन से एनिलीन बनाना बिल्कुल सिंपल है। बेंजीन HNO3 से NO2 लगाओ और फिर क्या कर दो, रिडक्शन करवा दो, हो गया, है ना। अभी अभी तो रिडक्शन करी हमने NO2 की। फर्दर नेक्स्ट करा, बेंजीन से N डाइमिथाइल एनिलीन बनाना। N डाइमिथाइल एनिलीन क्या होता है भाई, बेंजीन से पहले तो एनिलीन बना लो, ठीक है, फिर एनिलीन के बाद में CH3I एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है, 2 मोल डालने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मोल, ठीक है। ये क्या करेगा, I पर है स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर है स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, स्लाइटली पॉजिटिव, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इसको। याद है ये रिएक्शन आप लोगों ने कर रखी है शायद, ऐसे कर रखी है सर। मैंने वो बताया था क्वाड्रेटिक वाली बनी थी। RX प्लस क्या होता है, अमोनिया, है ना। अमोनिया तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को डोनेट करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तक बनता है, याद है, ये वही है। हम यहाँ पर आसानी से फिर जब तक हाइड्रोजन है तब तक उड़ा सकते हैं, तो नो लोन पेयर इसके पास रहेगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है बेटा सभी को, ये क्लियर है सर। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म जो आप लोगों को आता है, अमोनोलाइसिस इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, जो हमने करी थी, N डाइमिथाइल एनिलीन बना सकते। कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, मैं कि मुझे ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शन होते हैं उनके इंटरमीडिएट या फिर जो रिएजेंट्स या फिर एजेंट्स यूज करते हैं वो मिक्सअप कर देते हैं सर। मिक्सअप हो रहा है, कोई बात नहीं है बेटा, देखो अगर मिक्सअप हो रहा है इसका मतलब है हमारी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, हम उन्हें दोबारा से फोकस करें, दोबारा से याद करें और दिमाग लगा के लिख के देखें, और सुबह उठ के फिर से लिख के देखें और उसे लंबे टाइम पर याद करने की कोशिश करें। मतलब जहां आप 2 बार याद कर रहे हो वहां पर आप 3 बार याद कीजिए, बस इतना ही। 2 बार की जगह 1 बार उसको बढ़ा दीजिए एक टाइम, फिर आपको वो मिक्सअप नहीं होंगे। मिक्सअप होने का कारण ये है कि हम थोड़ा सा उसको कम पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा रिपीट करता हूँ 1 मिनट, ठीक है, समझ गए। तो मिक्सअप होने का रीजन ये है कि हम उसे थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मनप्रीत पूछ रही है कि सर नेक्स्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट करोगे? नहीं बेटा, बायोमोलिक्यूल नहीं, हम फिर अपने पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। बायोमोलिक्यूल भी आपको करवा दूंगा, अगर बीच में स्टार्ट करवाना हुआ मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, वो भी करवा दूंगा। उसके नोट्स डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको बता दूंगा कि काम की चीजें क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो, तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्लोरीन है CH2, नहीं उससे पहले हाँ बच्चा बोल रहा है रिपीट करने के लिए, रिपीट करवाता हूँ हमारे बेटा, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले HNO3 H2SO4 और SN और HCl के साथ एनिलीन बना लिया। अब एनिलीन को एनिलीन अमोनिया की रिएक्शन अगर हम RX से करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड CH3I, तो एल्काइल हैलाइड पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली नेगेटिव। अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करता है R को, यहाँ पर ये NH2 अपना लोन पेयर R को डोनेट करेगा, CH3 को, CH3 से जुड़ जाएगा, I यहाँ से निकल जाएगा और HI साथ में दोनों निकल जाएंगे। फिर एक और ऐसा ही 2 मोल यूज कर रहे हैं, एक और ऐसा ही आएगा और फिर से रिएक्शन करेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर है बेटा? अमर क्लियर है आपका क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसने क्या किया, ये देखिए क्लोरीन लगा हुआ है CH2 4 बार CH2 रिपीट कर रखा है, फिर से क्लोरीन लगा रखा है, ठीक है, डाइक्लोरो है, इनटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। फर्स्ट और 6th पोजीशन पर डाइअमाइन होना चाहिए, हेक्सेन होना चाहिए, 6 कार्बन की चेन लगनी चाहिए। तो ये 4 कार्बन की चेन तो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 2 कार्बन की चेन कैसे लगाएं, KCN को जोड़कर, 2 मॉलिक्यूल KCN जोड़े, क्लोरीन हटाएगा वो, साइनाइड नेगेटिव सीधा इस पे अटैक करेगा, है ना। अल्कोहल की प्रेजेंस में KCl अलग हो जाएगा, साइनाइड 2 बार जुड़ गया, 6 बन गए, 6 मॉलिक्यूल। यस क्लियर है? यस सर। अब साइनाइड को अगर आप देखो, साइनाइड को अगर हम क्या करें, हीट कर देते हैं जस्ट, और सॉरी रिडक्शन करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, साइनाइड अमोनिया बन गया, बात ही खत्म, है ना। ये आसान था, बट ये गैस लगाना कि इसका क्या करें, क्लोरीन को हटाने के लिए KCN डालते हैं और दोनों तरफ KCN लगेगा। देखिए वैसे तो हमें पता है साइनाइड से ऐसा हो सकता है, अपनी रिएक्शन भी याद की होगी, लेकिन ये चीजें अचानक से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना,
थोड़ा सा माइंड लगाइए और फिर इनको इसलिए करना जरूरी होता है, बार बार रिपीट करो, यहाँ से कोई चीज याद नहीं है, कोई रिएक्शन याद नहीं है, उसको यहीं से याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है भाई। देखो C2H5 NH2 है, C6H5 NH2 है। अब जनरल सी बात है, C6H5 बेंजीन लगा हुआ है तो ये तो बेसिक बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को अपना लोन पे डोनेट करना और ये नॉन लोन पे अपना बेंजीन खींचता है सर। ये तो नहीं हो सकता, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की चेन की, ये ज्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ CH2 के साथ NH2 लगा हुआ है, ये भी थोड़ा सा कम होगा। सेकंड नंबर पर आप ये भी थोड़ा कम होगा। ये क्या है, दो तरफ C2H5 लगा हुआ, ये सबसे ज्यादा। फर्स्ट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद थर्ड अमोनिया होना चाहिए, थर्ड NH3, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। क्लियर है भाई ऑर्डर? यस सर। है ना। इसका रीजन सिंपल सी बात है, क्यों होगा, यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर दे रखा, पहले बेंजीन अमोनिया सबसे लास्ट में है, 2 वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि C2H5 जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, H लगा हुआ है, एक और C2H5 है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं, जिससे नाइट्रोजन को अपना लोन पे डोनेट करने के लिए ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा स्पेस मिलेगा, नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। अब ये सबसे ज्यादा हो गया। अगर किसी नाइट्रोजन के साथ में बेंजीन जुड़ी हुई है एनालिन के साथ, तो भाई इसका तो लोन पेयर इसके साथ ही एम्बेडेड हो गया, जिसकी वजह से इसको लोन पेयर डोनेट करना मुश्किल हो गया। तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। एक कार्बन छोड़कर बेंजीन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया। इसके मुकाबले ये है लास्ट, ये है सेकेंड लास्ट, ठीक है। ये थर्ड लास्ट होगा अमोनिया, क्योंकि अकेला है, इसको ना डोनेटिंग वाला है ना एक्सेप्टिंग वाला है, ठीक है ना बेटा। यस सर। पहला हो गया 2 कार्बन की चेन, दूसरा हो गया ये। नेक्स्ट वाले में देखो जरा, नेक्स्ट वाले में यही दे रखा है, एक यही सेम टू सेम दूसरा दे रखा है, वही सेम वाली दे रखे है ना। तीसरा दे रखा है 3 जुड़े हुए हैं, तो 3 वाला ये वाला पहला होगा, जिसके साथ 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। देखिए C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 और C2H5 3 जुड़े हुए हैं, पहले नंबर पर ये आएगा, क्योंकि इसका लोन पे डोनेट करना आसान। सर इसके पास तो H ही नहीं है ना सर। किसके पास? जो 3 डिग्री है, इसके पास तो H ही नहीं है पकड़ के रखने के लिए। H नहीं है तो क्या हुआ, लोन पेयर तो डोनेट कर रखा है, कर सकता है बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है अपने को, बेसिक स्ट्रेंथ। सर मैं ये मतलब पूछ रहा लोन था, पेयर ये तो करेगा, मतलब क्या कह रहे हो, मुझे दोबारा बताओ। आई थिंक मतलब जिसके पास H, हाँ सर वेपर फेस में देखते हैं एक्वस। बताता हूँ। अजय आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये क्या पूछ रहे हो आप? डाटा सुनो, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था आपको, एक नंबर दिया था 2 3 1 2 1 3, ठीक है। 2 डिग्री हमेशा सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 3 डिग्री और 1 डिग्री अगर कार्बन की चेन लॉन्ग चेन है तो। लॉन्ग चेन मतलब एक कार्बन से ज्यादा हो, और अगर चेन सिर्फ सिंगल कार्बन की चेन है, सिंगल कार्बन, तो क्या होता है 2 1 3 आएगा। मतलब सेकंड डिग्री वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए 3 से भी। अगर वो देखो अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर ऑर्डर देखना, ये 2 डिग्री अमोनिया है ना, 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, ये है 3 डिग्री, ये दूसरे नंबर पर है ना। फिर ये 1 डिग्री है, और बेंजीन वाला सबसे लास्ट में है। ऑर्डर समझ में आया? यस तो यानी ये मत सोचना सर। जो हाँ बेटा, अब आ रही है सर आवाज? हाँ बोलो। तो मैं ये पूछा था वेपर फेस में पूछ रहा है या गैसेस में? वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? नहीं लिक्विड सर, फेस और वेपर फेस। वो लिक्विड मतलब और हाँ हाँ लिक्विड एक्वस और आ वेपर गया फेस सर। में। ये जो बात इसी की कर रहा वजह है, से बोल रहा था, मतलब लोन पेयर, हाँ वो लोन पेयर डोनेट करनी, मतलब इसीलिए आपको ये 2 नंबर याद करवाए थे। सिंपली देखिए, जनरली ये हमेशा इसी तरह से पूछेगा। ये 2 नंबर याद रखिए, 231 213, ठीक है। अगर सिंगल कार्बन की चेन है, अमोनिया लगा हुआ है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद 1 और 3 होगा, ठीक है। ऊपर वाले केस में तो 3 डिग्री था ही नहीं, इसलिए वो आसान था, उसमें सीधा सीधा बता सकते हैं। नीचे वाले केस में 3 डिग्री भी आ रहा है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद में फिर 1 डिग्री और बेंजीन वाला। क्लियर है? नंबर बेसिक स्ट्रेंथ में फॉलो होते हैं। क्या कह रहे हो?
सारे नंबर तो बॉइलिंग पॉइंट में बेसिक स्ट्रेंथ में भी फॉलो होंगे। बेसिक स्ट्रेंथ में भी यस, बॉइलिंग पॉइंट और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों में हेल्प करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में ज्यादा हेल्प करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में भी ये ऑब्वियस है, उनकी बॉन्डिंग ज्यादा होती है किसी के अंदर, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो लोन पेयर डोनेशन वाली पावर, तो दोनों में हेल्प करते हैं। आगे देखिए अब जरा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, बेंजीन अमोनिया सबसे लास्ट में होगा, एक कार्बन बेंजीन के साथ एक कार्बन जोड़ दिया, फिर अमोनिया है, सेकंड लास्ट हो जाएगा। ये टर्शरी वाला है, फिर उसके बाद टर्शरी वाले के बाद क्या है, एक कार्बन की चेन है ओनली, यहाँ पर वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ध्यान रख लेना, एक कार्बन की चेन है, तो 2 डिग्री सबसे पहले होगा, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे पहले, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, सिंगल कार्बन की चेन होगी तो भाई ये वाला ऑर्डर फॉलो होने वाला, और ये चीज यहाँ इसीलिए मैंने आपको ये नंबर याद करवाया था कि इस नंबर को याद रखना, बस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। तो ये एसिड बेस रिएक्शंस हैं भाई, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, एनालिन क्या बोलते हैं इसको, अमाइन है, प्राइमरी अमाइन HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये H पॉजिटिव आयन अपना डोनेट कर देगा, तो एसिड बेस रिएक्शन है, बकवास है, इन्होंने खुद ही एसिड बेस बोला है। ये क्या करेगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है H को, है ना, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, सबसे बकवास रिएक्शंस। क्लियर है? यस मुझे लगता है कि देखने तक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है ये, H पॉजिटिव आयन डोनेट करवा दो बस अमोनिया से, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, राइट द रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ द एनिलीन विद द एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट करवा रहा है ये, ठीक है, यानी अब हमने बोला कि एल्काइलेशन तो होती नहीं है, बट एल्काइलेशन हो मतलब डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली बेंजीन रिंग पर नहीं हो रही है, अमोनिया पर तो हो सकती है ना, ठीक है, तो यहाँ वही वो करवा रहा है, एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, एनिलीन दिया है, बेंजीन के साथ NH2 लगाया है, अब एल्काइल कहाँ जुड़ेगा, RX के साथ में यहाँ जुड़ेगा एल्काइल, इस कार्बन का सीधा इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज, या तो HI रिप्लेस कर दो। अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, नेक्स्ट उसने क्या कहा, एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड हमारे पास बहुत है, ये बहुत है, एक्सेस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के बाद देखो क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट इससे रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जब ये रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है, तो जो HI था ना वो रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ, इसका H चला गया, इसका I यहां से चला गया, बस सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, ये बेस है और ये इस एसिड से रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ गया भाई? यस बस HI इससे रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से, बाकी सेम टू सेम है, वहां पर नहीं किया था, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यानी अगर आप उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो Na2CO3 कोई माइल्ड बेस वगैरह डाल सकते हैं। अब आगे क्या होता है, फिर से हमारे पास वन ये बन गया ना, ये सेम टू सेम यही प्रोडक्ट हमने लिया, ये प्रोडक्ट उठा लिया, इस प्रोडक्ट को फिर से एक्सेस में था ये, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर से बनेंगे, CH3I है तो IS वाला बन जाएगा, Na2CO3 फिर से डाला गया ट्वाइस वाला, फिर ये ट्वाइस वाला यानी 2 डिग्री वाला फिर से रिएक्शन करेगा HI से, तो अब क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन्स नहीं है तो अब ये टर्शरी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, 3 और 1 4, यहाँ पर 3 वाला बना था 3 डिग्री। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये बनेगा 2 डिग्री, यहाँ पर ये 2 डिग्री ही है, और ये बना है हमारा 3 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर भी वो 3 डिग्री है ना ये, ठीक है, 3 के साथ ये 4 डिग्री बन गया क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। और नेक्स्ट क्या होता है, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये साल्ट है भले ही, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब इसका I जो था वो NaI अलग हो जाएगा, CO3 2 नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 2 ऐसे बनेंगे। फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई CO3 जुड़ रहा है तो 2 ऐसे पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ने वाले हैं, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, रहेगा ये 4 वाला ही, 4 डिग्री ही रहने वाला है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ही रहेगा। क्लियर है सभी को? ऐसा क्लियर है। अब देखिए रिएक्शन वही है, सेम टू सेम है, बस रिएक्टेंट बदल के उसने एक Na2CO3 डाल दिया, जिसकी वजह से हल्का सा फर्क पड़ेगा, है ना। अब इन चीजों को भी हमें नोट करना होता है, इसलिए क्वेश्चंस मोर इंपोर्टेंट होते हैं। हमने फॉर्मूला सीख लिया, फॉर्मूले के बाद में क्या होता है, फॉर्मूले के बाद हम जस्ट
उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, तभी वो चीजें अच्छे से दिमाग में घुसती हैं। कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो रीकैप के अंदर भाई आपने डायजोनियम साल्ट पढ़ लिया सारा का सारा, ठीक है, उसकी रिएक्शंस कर ली, NO2 की रिएक्शंस कर ली, फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। अब मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी सारा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं नेक्स्ट डे यानी कल आपको फिर से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत शायद बचे होंगे वो करवा दूं, या फिर मुझे लगता है वो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। हम आगे बढ़े, बोलिए जरा। तो सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक आगे है, बढ़ते हैं सर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो कल से हम अब थोड़ा रिवीजन में आएंगे, फास्ट फॉरवर्ड में आ जाएंगे, थोड़ा सा मोड हमारा चेंज करेंगे, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में कुछ क्या चैप्टर होगा रिवीजन के लिए? हाँ बेटा देखता हूं मैं, मुझे लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट है। अब मैं मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े से ना भयंकर वाले से क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस वो करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और